हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार शुक्ला हूं और मेरा यूट्यूब चैनल है डेली क्लासरूम। ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा डेली क्लासरूम और मेरा नाम राकेश शुक्ला। तो मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। तो आज जो है क्लास 11th में मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पे जो है वीडियो 11th में पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने कुछ 12th के वीडियो पोस्ट किए हैं और बाकी जो है आईएससी के लिए जो है मैथमेटिक्स के वीडियो डाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आज आप लोगों के 11th वालों के लिए ये पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद है कि मेरी जो कोशिश है उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आएगी। तो बेटा अभी तो वीडियो आप देखेंगे, वीडियो देखिएगा और अगर हमारी कोशिश आप लोगों को लेके सही है तो वीडियो को लाइक करिएगा बेटा, शेयर करिएगा, क्योंकि अगर मैं जो कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कोशिश ये है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, जिससे हमको भी बच्चे कुछ जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिस्पेक्ट दें, हमारा भी सम्मान करें, हमारा भी कुछ नाम हो। आप लोगों की वजह से अगर आपको फायदा होगा तो आप लोग निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स को इन सबको बताएंगे, वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हमको भी लोग जानेंगे। मैं काफी सालों से जो है पढ़ाता रहा हूँ सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के बच्चों को, और 11th-12th में तो आके सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब एक जैसा ही है, सब में सिलेबस लगभग वही है। बहुत इक्का दुक्का चैप्टरों का अगर आगे पीछे है तो है, अदरवाइज लगभग जो है सारी चीजें एक है। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है, इसलिए जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, वो भी इसको उसी तरह से लें जैसे जो है हिंदी मीडियम के स्पेशली वीडियो बनते हैं, क्योंकि अभी जो अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम लोग तो निश्चित रूप से, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो चाहे जो, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए लोग हिंदी लैंग्वेज को ही यूज करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। लेकिन स्पेशली ये है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन यूजफुल है, सेम पर्पज से आप इसको जो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी समझ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा और आपको लगेगा कि ये सही है, और आप अगर अच्छे से इसको समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद जो है बुक को अपने सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि जब बेसिक कायदे से पता रहता है तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों को इंट्रोडक्शन तो 10th में ही आ जाता है और आईसीएसई में थोड़ा सा 9th में ही आ जाता है, उसके बाद 10th में आइडेंटिटीज आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और सीबीएसई में जो है ये 10th में आता है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन एक तरह से चाहे कोई भी बोर्ड हो वो पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन उस इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे, थोड़ा यहाँ से चर्चा करेंगे आज, और थोड़ी सी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन का जनरल एक्सप्लेनेशन की तरह से है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो आप पढ़े हैं उसको जब हम जनरल वे में सामान्य रूप से अगर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन देंगे, कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो एज अ फंक्शन जो है उसको डील करते हैं। फिर फंक्शन क्या है अभी थोड़ी सी उसकी चर्चा हम कर देंगे, क्योंकि फंक्शन एक अपने आप में कैलकुलस में 11th में जो है और 12th में एक बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इतनी बात बता देंगे कि आपको फंक्शन का मतलब बेसिक तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज होने पे फंक्शन होता है, वो चीज भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और साथ में जो बेसिक आपने पढ़ा है उसकी भी बात कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार फिर से मैं राकेश शुक्ला, मेरा यूट्यूब चैनल है डेली क्लासरूम। डेली क्लासरूम, डेली क्लासेस नहीं है, डेली क्लासरूम है। तो अगर हमारे वीडियो को आपको सर्च करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर। ठीक है, तो डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर करेंगे तभी आएगा, क्योंकि वो डेली क्लासरूम पे कोई इंग्लिश का भी चैनल है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा
होता है, इस तरह से गड़बड़ हो जाता है, तो आप चैप्टर का नाम डाल के डेली क्लासरूम बाय राकेश शुक्ला सर डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बेसिक समझेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कैसे है, उसका क्या मतलब है, वो कैसी बनी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये दो टर्म से मिलके बनी है। ठीक है, ये आपके जो है दो टर्म है उनसे मिलके बनी है। तो ये जो दो टर्म है ट्रिग्नोमेट्री जिनसे बनी है वो स्पेशली दोनों टर्म ग्रीक वर्ड है। तो ट्राइगोन प्लस ठीक है प्लस मेट्रॉन। एक मिनट आप लोग देखें बेटा, नोट करें इसको। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है ये दो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड से बने हैं, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो स्टार्टिंग में जो है जो ट्रिग्नोमेट्री आई वो ट्रायंगल्स के साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड थी। मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर, स्पेशली जो ट्रायंगल हुआ करता है, ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके साइड्स की जो है मेजरमेंट से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए जो है ये टेक्निक यूज की गई थी ट्रिग्नोमेट्री, जिसको नाम दिया गया स्टार्टिंग में जब चीजें आई। और उस समय जो सेलर्स होते थे समुद्रों में जो है लंबी दूरी तक यात्राएं करते थे समुद्र में, नए नए जमीन लैंड की खोज करना, ये सब करना, मैप बनाना, तो वो लोग ज्यादातर इसका यूज करते थे। थोड़ा बहुत इंजीनियर्स लोग इसका यूज कर लेते थे। ठीक है, तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत यूज हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो है काफी यूज है और साइंस के फील्ड में काफी यूज है। ठीक है, आज जो है हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को, लोकेशन को, आप लोग अगर बॉन्ड पढ़ते होंगे तो वहां पे भी एंगल की बात हुआ करती है। उन सब में सिस्मोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है उसमें जो है उसमें जो है हम लोग यूज करते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो हैं वो अपना जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उन सब में भी जो है इन सब चीज का यूज करते हैं। तो आज इसका जो है काफी ब्रॉड यूज है, लेकिन स्टार्टिंग में स्पेशली ट्रायंगुलर शेप वाली चीजों में ही जो इनका मेजरमेंट के लिए यूज होता था। और इसका जो ये ग्रीक वर्ड जो थे दो, इन्हीं से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री बनी थी। तो इनका मतलब हुआ करता था मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा जो है कि स्टार्टिंग में स्पेशली कौन से समुद्री यात्राओं पे जो लोग निकलते थे वो लोग यूज करते थे। उस समय जो मैप, जो सर्वेयर होते थे, जो सर्वे करते थे लैंड की या इन सब की, तो मैप बनाते थे, वो लोग इसका यूज करते थे। और थोड़े बहुत जो इंजीनियर्स लोग थे वो लोग जो है ट्रायंगुलर शेप सबका जो है स्टडी जब करते थे तो ये टेक्निक क्योंकि आई थी तो वो लोग थोड़ा यूज करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसका जो है काफी ज्यादा यूज हो रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के फील्ड में, उसको समझने में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन करने में, और इसी तरह से हम बॉन्डिंग में देखते हैं वहां पे, सिस्मोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की वहां पे, और इस तरह से और तमाम इंजीनियर्स लोग इसका जो है यूज करते हैं। तो ये आप जो है अपना एक शॉर्ट उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
कि ओरिजिनली ये जो डेवलप हुआ, हम लोग को ओरिजिनल इसका जो कंसेप्ट आया वो ट्रायंगल्स की साइड्स के मेजरमेंट के रूप में आया, उसको मेजर करने के तरीके के रूप में आया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, तो अपने उसमें थोड़ा सा आप इसको लिख भी लेंगे। ठीक, ये टोटल जो है एनसीईआरटी के सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि एनसीईआरटी का पैटर्न ही आप लोग फॉलो करें। सीबीएसई आईएससी में दोनों में सेम चीजें हैं, कोई अलग से नहीं है। एनसीईआरटी इसलिए कि थोड़ा सा कंपटीशन जो होता है वो एनसीईआरटी को ही ज्यादा वो करता, कि कहीं अगर कुछ कंट्रोवर्सी आती है तो फिर एनसीईआरटी के पक्ष को ही उसमें माना जाता है। तो इसलिए जो है बाकी सीबीएसई और आईएससी में सेम चीजें हैं, सेम। कोई साइंस मैथ को अलग से तो हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, जो है तो वो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो टर्म से बनी थी, ट्राइगोन और मेट्रॉन से, और जिसका मतलब था एक ट्रायंगुलर फिगर की साइड्स की मेजरमेंट। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है ये ट्रायंगल की साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल की साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड थी, तो हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन के रूप में इसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म्स में ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है किसको कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट होते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की होती है उसमें तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर ये अकेले 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। जब इन दोनों का सम 90 हो जाएगा तो इन दोनों का सम 90 प्लस ये 90 मिलके 180 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूं समझें कि एंगल बी प्लस एंगल ए और सी, ये तीनों एंगल हो गए, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। अब एंगल बी 90 हो गया तो प्लस ए और सी का जो सम है ये भी 90 अगर हो जाए तो 180 बन जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक्यूट है, 90 से छोटे हैं दोनों। जब दोनों 90 से छोटे होंगे तो एक्यूट एंगल होंगे, 0 से बड़ा 90 से छोटा एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो दोनों ही 90 से छोटे हैं, तभी इन दोनों का सम 90 हो रहा है। इसमें से अकेला एक 90 नहीं हो सकता, चलो एक ही को 90 कर दो, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो फिर सी का क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा, या ये 90 हो गया तो इसका क्या होगा। इसलिए ये मत सोचिएगा, ये दोनों ही मतलब 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, मतलब ये दोनों ही एक्यूट है, इनका सम भी 90 हो रहा है। तो हम लोग जो है राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से, वो इन्हीं दोनों एक्यूट एंगलों के लिए पढ़े। ठीक है, इन्हीं दोनों एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हमने दो साइड्स के रेशियो निकाले और इस तरह से टोटल 6 रेशियो हमको मिले थे। ठीक है, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से उनको हम जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। तो अब ये दोनों एंगल में से एक एंगल आप ले सकते हैं, एक बार में एक ही एंगल लेंगे, कोई एक ये वाला एक्यूट एंगल या ये वाला एक्यूट एंगल। और स्पेशली हम लोग जो है एंगल को जो है थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ये थीटा हो गया सिंबल। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो पहला हम लोग पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता था, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ये किस चीज के रेशियो है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो है। जब साइड के रेशियो है तो ऊपर भी साइड नीचे भी साइड, रेशियो का मतलब अपॉन का सिस्टम, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी एक साइड है, बेस भी एक साइड है, तो दोनों सेम यूनिट वाली चीजें हो गई, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाती थी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, वैसे भी सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो हम निकालते हैं तो यूनिट लेस क्वांटिटी हमको मिलती है। तो साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा। अब साइन का फुल फॉर्म तो जो होता है SINE होता है,
हम लोग जब शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे सिन थीटा जैसे लिखते हैं, कुछ लोग सिन थीटा ही बोलते भी हैं, लेकिन जनरली साइन थीटा बोला जाता है। तो क्योंकि साइन थीटा से ये कंसेप्ट आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा है, न कि ये साइन इंटू थीटा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा ऑफ थीटा जैसे ही आप कहेंगे ना, वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल थीटा कहें या साइन ऑफ एंगल सी कहें, एक ही बात है। लेकिन अगर हमने एंगल सी के लिए कोई सिंबल यूज कर लिया है तो वो यहाँ पे है। तो साइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला था, मतलब एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आपको पता है ये दोनों एक्यूट एंगल में से कोई भी यहां पे आ सकता है। तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होती क्योंकि वो 90 के अपोजिट वाली साइड होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 के अपोजिट वाली साइड होती है। लेकिन एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग जो है बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आपने ये एक्यूट एंगल लिया है थीटा, तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस साइड पे ये है तो ये इस पे भी, लेकिन ये तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज फिक्स है। ठीक है, तो यही वाली साइड हम इसके लिए कंसीडर करेंगे कि ये थीटा इस बेस लाइन पे बना हुआ है, तो ये जो साइड है बीसी, इसी को हम बोलेंगे बेस। तो जो एक्यूट एंगल लेते हैं आप, वो जिस साइड पे है उस साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो नहीं चेंज होती थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थीटा लिया तो ये इस साइड पे माना जाएगा, तो ये हो गया बेस, तो जाहिर सी बात हो गया ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी याद रखा जाता है कि जो एक्यूट एंगल लिया उसके वाले सामने वाली साइड को, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और इस साइड को बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर आप ये एंगल ले लेंगे एक्यूट एंगल ए, ठीक है, तो अगर ये ले लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और ये हो जाएगी बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा का साइन, और साइन में आता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो अब लेकिन एंगल थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर लीजिए, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो साइन में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। लेकिन कौन सा परपेंडिकुलर? एंगल थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये थीटा ले लोगे तब परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। हमने जो थीटा लिया है, ये वाला एक्यूट एंगल लिया है, तब परपेंडिकुलर एबी है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वही वाला परपेंडिकुलर यूज करेंगे। वैसे साइन का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कौन सा परपेंडिकुलर ले? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगलों के करस्पॉन्डिंग दो परपेंडिकुलर बन सकते हैं। ठीक है, तो जो एंगल आपने लिया उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लीजिएगा। तो हमने ये डायग्राम के हिसाब से जब लिया तो ये थीटा लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। ठीक है, तो ये साइन थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। ध्यान में रखिएगा, इसको आगे मैं लिख भी दे रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर आप समझ ले रहे हैं, पीईआर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब इसी तरह से जो दूसरा जो है, अगर मैं यहीं पे जो है ये एंगल बीटा कह दूं, ठीक है, तो अगर मैं साइन बीटा की बात करूं तो हमें पता है कि ये कहलाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ बीटा। तो साइन में तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब एंगल बीटा के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है। तो एंगल बीटा के करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होती है? जो एंगल आपने लिया उसके सामने वाली साइड। तो बीटा के सामने तो ये बीसी है, तो अब की बात परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होना है, वो हमेशा एसी ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, कि दोनों एक्यूट एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये वाला एक्यूट एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी, अगर बीटा वाला एक्यूट एंगल मतलब ए को एक्यूट एंगल लेंगे तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा।
ठीक है ना। इसी तरह बेस भी चेंज हो जाएगा। अब ये बीटा के केस में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, थीटा के केस में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए अभी एक ही के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, आपको समझ में तो आ ही गया है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपका अगला जो आता था वो आता था कॉस थीटा। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस तो बीसी है और हाइपोटेन्यूज जो है आपका एसी है, ठीक है। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से tan थीटा, ठीक है, तो ये होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ये इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो आपने देखा है ए बी है, परपेंडिकुलर यही ए बी था, बेस क्या था बीसी, इसमें हाइपोटेन्यूज कुछ आया ही नहीं। ये क्या था, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते थे। अब tan पे खत्म हुआ तो tan के रेसिप्रोकल से बात करते हैं, तो cot थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा भी बोलते हैं, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, अगर फुल फॉर्म बोलना चाहे तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये BC ऊपर AB नीचे, क्योंकि cot थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot के बाद हमारा जो है इसका रेसिप्रोकल sec थीटा। तो sec थीटा में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, तो हाइपोटेन्यूज एसी है अपॉन बेस बीसी, बेस। और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो इस तरह से जो है आपके कोसेक थीटा में जो है आपको मिल जाएगा एसी, हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो एसी अपॉन ए बी, वही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा कर दीजिएगा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, ये देखिए दो दो साइड के रेशियो थे। तो अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये प्योर रेशियो हो गया आपका। यूनिटलेस जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी होती हैं। और ये जो थीटा हम लोग यूज करते थे अभी तक क्या था, ये एक्यूट एंगल हुआ करता था राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए ये आप लोगों ने देख लिया, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे। और ये जो है साइड्स के रेशियो थे, इसलिए साइड्स की सेम यूनिट कैंसिल हो जाती थी, तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूनिटलेस क्वांटिटी के फॉर्म में मिलता है। साथ में और जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा, क्योंकि आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी ही समझ लीजिए, तो हमने इसके अलावा जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अलावा, वो पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो हमने पढ़ा था वो क्या थी, 3 थी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज थी जो आपने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आपको 11th में भी जो है जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका है। मतलब जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तक ये अपना रोल रखेंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर सेम एंगल है तो साइन और कॉस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। सेम एंगल का मतलब अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ भी होना चाहिए। देखिए दोनों जगह थीटा है। कभी कभी जो बच्चे हैं नहीं ध्यान दीजिए, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, उन्होंने स्क्वायर देखा, साइन और कॉस का स्क्वायर देखा, फट से 1 कर दिया। ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए और बीच में होना चाहिए प्लस। ये नहीं कि स्क्वायर देखा प्लस को ध्यान ही नहीं दिया, इक्वल टू 1 कर लिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपकी अलग होगी, साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर कर लीजिए, कॉस 45 की वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, वो होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा।
फिर जो हमने दूसरी चीज पढ़ी थी, तो हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आगे भी यूज होगा 11th में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल थे जिनकी वैल्यू साइन कॉस टेन, मतलब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, कुछ एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल हम लोगों ने 10th में पढ़े वो थे, मतलब थीटा की प्लेस पे हम क्या हो सकता था, 0 डिग्री हो सकता था, 30 डिग्री हो सकता था, 45 हो सकता था, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 स्टैंडर्ड एंगल के लिए इन सब की जो है वैल्यू हमने पढ़ी थी, टेबल लर्न की थी। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू, जब थीटा अगर हम 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 बन जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये सारी चीजें जो है इसी तरह से कॉस के लिए भी साइन का उल्टा करते चले जाएंगे, मतलब ऑर्डर चेंज करके। फिर टेन जो निकालेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी टेन होता, अभी एक फॉर्मूला और था, तो उसके हिसाब से जो है देखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने है वो पढ़ ली है। आगे चल के जब मैं समझाऊंगा वैल्यूज को तो उसका टेबल फिर से बना दूंगा, आपकी बुक में भी टेबल है जो 10th लेवल तक आपने पढ़ाई की थी। और जो चीज आपने पढ़ी थी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके पढ़ा था, थोड़ा सा उसको भी, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। और सेम यही चीज जो है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल था एंड कोसेक 90 माइनस थीटा वो सेक थीटा था। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 और 60 का सम 90 होगा तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30, और दोनों को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि दोनों का सम 90 हो रहा है। तो ये देखिए थीटा और बीटा, इन दोनों का सम 90 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो ऑर्डर से अगर आप चलिए, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों में ही है, बस एंगल के हिसाब से ये थीटा की जगह बीटा कर देंगे तो यही परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से तो इस एंगल का या इस एंगल का अगर हम देखें तो जो इसका साइन थीटा होगा वही इसका कॉस बीटा होगा। मतलब समझ लीजिए, ये जो है बीटा या बीटा को लेके आपको कंफ्यूजन हो तो थीटा डैश कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। बीटा चूंकि बहुत कम यूज होता है, वैसे ये जो है थीटा डैश बोल दीजिए इसको, थीटा और थीटा डैश। तो इसमें जो है आप देखिए यहाँ पे ये थीटा डैश है और ये थीटा है, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर एक बार आप साइन थीटा ले लीजिए, इसका साइन ले लीजिए थीटा का और इसका कॉस ले लीजिए, तो दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही कॉस थीटा डैश की वैल्यू होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा डैश निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस थीटा डैश के लिए बेस तो यही होगा और हाइपोटेन्यूज ए सी ही रहेगा। समझ रहे बात को? आप देख लीजिए, साइन थीटा अगर आप लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो परपेंडिकुलर इस थीटा के करस्पॉन्डिंग तो ए बी है,
तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है इक्वल टू कॉस थीटा डैश की बात कीजिए, इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की थीटा डैश की, और इसमें कॉस लगा हुआ है, तो कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा डैश के लिए बेस तो ए बी है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो कॉस थीटा डैश क्या हो जाएगा ए बी अपॉन AC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा डैश के लिए बेस ए बी ही है और हाइपोटेन्यूज तो AC रहता है, वो तो चेंज होता नहीं है। तो आप देखिए ये भी ए बी अपॉन AC है और ये भी ए बी अपॉन AC है, जो साइन थीटा है वो भी ए बी अपॉन AC, कॉस थीटा डैश भी ए बी अपॉन AC, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ऑर्डर से अगर आप चलेंगे साइन कॉस, तो ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब इन दोनों के जो एंगल है, ये देखिए साइन और कॉस इक्वल कब हुए, जब इन दोनों के जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनकी वैल्यू सेम होती है। तो इसको ऐसे समझ लें, न्यूमेरिकल अगर समझें तो जैसे जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस के इक्वल कब होगी, जब कॉस में जो एंगल होगा इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 60। बात समझ में आ गई? देख लीजिए 30 और 60 ये दोनों हो जाएंगे, इनका सम 90 होना चाहिए, 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो साइन और कॉस कब इक्वल होंगे, जब दोनों के साथ जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं साइन 20 लिख दूं तो ये कॉस के इक्वल कब होगा, जब कॉस के साथ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 70 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से साइन कॉस का हो गया, फिर टेन कॉट का, टेन कॉट में भी सेम यही चीज। अगर मैं टेन 20 लिख दूं तो ये इक्वल हो जाएगा कॉट के, कब होगा, जब कॉट के साथ 20 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 70 डिग्री हो, ठीक है ना। इसी तरह कॉट में इधर कर दूं, टेन उधर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही चीज। तो टेन कॉट का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो जाता है। इसी तरह से एक और कोसेक का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल आपस में हम यूज कर सकते हैं इनके ऑर्डर से। तो ये दोनों साइन कॉस का अपना कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, मतलब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जो है टेन कॉट के साथ, इसी तरह से और कोसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। ये देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पे जो है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, देखिए ये थीटा और ये सेम एंगल है। तो अगर एक थीटा ले लिया आपने तो इन दोनों का सम 90 है, तो दूसरा अपने आप ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। जैसे ये 30 आपने मान लीजिए थीटा 30 है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 90 माइनस 30, 30 क्या यही थीटा है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों का सम 90 ही होना है, जैसे इन दोनों का सम 90 होना है। देख लीजिए 90 माइनस थीटा, ये एक एंगल हो गया, और प्लस ये थीटा, इन दोनों का अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे इन दोनों का सम 90 हो रहा था, तो जैसे यूं समझिए कि ये थीटा हो गया 30 डिग्री, चलिए थीटा हो गया 30 डिग्री, तो ये 60 क्या होगा 90 माइनस थीटा, आपने 30 लिया, यहाँ माइनस थीटा है ना, तो थीटा माइनस है तो यहाँ कर दीजिए। तो 90 माइनस थीटा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 करेंगे तो 60 नहीं आ जाएगा, और ये प्लस 30 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा का मतलब वही हुआ 60 डिग्री, थीटा का मतलब अगर 30 हुआ तो 90 माइनस थीटा का मतलब 60, अगर थीटा का मतलब 60 हुआ तो 90 माइनस 60 30। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन कॉस इक्वल हो जाते हैं। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों साइन कॉस इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह टेन कॉट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर रहेगा। तो ये एग्जांपल न्यूमेरिकल सहित आपको है, इसी चीज का ये एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह से कोसेक भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको जो है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आपने पढ़ी है अभी 11th में, वो 10th तक में, और आपने इनका यूज करना सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। इस पे अपने प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन किए हैं, बेसिक लेवल के जितने क्वेश्चन थे सब आपने 10th में किए हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने 10th में पढ़ लिया, उसकी बात हो गई। अभी तक ये जो एंगल आप लेते थे ये सभी एक्यूट एंगल होते थे, वो सारी चीजें हो गई। और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और थोड़ा बहुत इन सबका एक एप्लीकेशन भी आपने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस नामक चैप्टर में।
ठीक है। तो क्योंकि जहां पे भी राइट एंगल फिगर बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, वहां पे जो है आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जहां पे भी स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है तमाम ऐसे वहां पे केस दिए जाते थे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था, तो आप इसकी हेल्प से जो है उसको सॉल्व करते थे। जैसे कि मैं भी बात कर लूं थोड़ी सी, तो ये टोटल आपका इंट्रोडक्टरी आज हो गया। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आगे तक बढ़ जाऊंगा। जैसे ये कोई रोड है, रोड पे ये कोई मकान बना है, ये मकान की वॉल है, दीवाल, ठीक है, रोड के किनारे मकान है, और ये जो है या पोल, मान लीजिए कि पोल गड़ा हुआ है, और यहां से जो है कोई आदमी यहाँ पे पोल पे कोई आदमी चढ़ा है, उसको देख रहा है, तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो फिगर बनता था, चूंकि ये स्ट्रेट हम मान के चलते थे कि वो टेढ़ा टाढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट है, तो ये जो फिगर बन जाता था राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था। या ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो है ये यहाँ पे इस बिल्डिंग के रूम की खिड़की है, तो खिड़की से कोई आपसे नीचे से बात कर रहा है और आप इस कमरे के बेस से आप इतने डिस्टेंस पे हैं, इस मकान से आप इतने डिस्टेंस पे हैं, तो ये हाइट जो है परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी। 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हम मानते हैं कि मकान के जो हाइट, वो दीवार है एकदम परपेंडिकुलर होगी रोड पे। तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता था तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये वाली डिस्टेंस की खिड़की कितनी ऊपर है, या यहाँ से इन दोनों के बीच की आपस की डिस्टेंस क्या है, या ये मकान के बेस से कितने डिस्टेंस पे खड़ा होकर उससे बात कर रहा है, ये सारी डिस्टेंस जो है, कोई एक एक्यूट एंगल अगर आपको पता रहता था और एक साइड पता रहती थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन से जो है हम इनका यूज करके जो है हम ये सब चीजें इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे। तो इस तरह की तमाम चीजें हमने जो है एप्लीकेशन में पढ़ी है, तो इनका फिर से हम लोग 11th में कायदे से इस पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमने जो है बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन देखा था आपस में इन लोगों का, और साथ में जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और एक्यूट एंगल्स और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, आपको ध्यान में रखना है। और इसके आगे का जो पार्ट सेकेंड होगा वो आपका 11th से स्टार्ट होगा, जब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसकी बात करेंगे कि जनरल रूप से इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये आगे तक जाएगा तो कहाँ कैसे किस नेचर से जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ कैसे चेंज होगी, वो सारी बातें जो है हम जो जनरल फॉर्म की करेंगे वो आपके 11th में है। लेकिन उसके पहले चूंकि 11th में आपको जो है पहले ये जो एंगल अभी आप ले लेते थे, तो एंगल कैसे होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, एंगल के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है वो क्या है। जैसे डिग्री में अभी तक आप जानते थे, तो डिग्री मेजर का मतलब यूनिट एक सिस्टम है डिग्री मेजरमेंट में, मतलब एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, तो एक यूनिट डिग्री हो गई। दूसरी जो हम स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज करेंगे, जिसको हम एसआई यूनिट ऑफ एंगल कहेंगे प्लेन एंगल की, वो रेडियन है। तो रेडियन सिस्टम को भी समझेंगे, और एंगल को हम जनरली कैसे एक्सप्रेस करते थे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करके, कि नंबर ऑफ कितने रेवोल्यूशन एंगल हमने फॉर्म किया, कोई चीज घूम रही है किसी पॉइंट के अबाउट, तो कितने जो है रेवोल्यूशन पर सेकेंड कर रही है, उसी को एंगल के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करते थे। उन सब चीजों की बात करेंगे। तो आपका 11th का मेन जो है पार्ट 2 में जो है आएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन बेटा जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था 10th में, उसकी बात हुई। अब अगली वीडियो जो होगी पार्ट 2 की, वो टोटल आपके 11th पे बेस्ड होगी, जो एंगल से स्टार्ट होगी और फिर जाके जो है ट्रिग्नोमेट्री को धीरे धीरे टच करेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। ये इंट्रोडक्शन आपको अगर ठीक लगा हो तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हमने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री शुरू में कैसे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी थी, जिसका मतलब होता था जो है किसी ज्योमेट्रिकल फिगर, स्पेशली जो ट्रायंगल होते थे, उस ज्योमेट्रिकल फिगर के साइड्स के मेजरमेंट को लेके ये कंसेप्ट आया था। बाद में जो है इसका जो है यूज जो है सेलर्स करते थे, और मैप बनाने वाले थोड़े बहुत इंजीनियर लोग करते थे। आज के टाइम में इसका यूज बहुत ज्यादा है, सिस्मोलॉजी ब्रांच में होता है। आपके म्यूजिक्स की टोन्स वोन्स के बारे में उसको लेके होता है कि म्यूजिक की टोन्स कैसे आ रही हैं, उसको लेके भी जो है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से उसका भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को लेके इस्तेमाल किया जाता है। आपके सीज में जो टाइड फ्लूइड्स आती हैं उसको भी लेके जो है इसका होता है। आर्किटेक्चर्स जो होते हैं उसका वो लोग भी इसका यूज करते हैं। तो आज इसका बहुत ब्रॉड यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।